नमस्कार, स्वागत है। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं और क्लियर मैंडेट एनडीए को मिला है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो पिछले बार के मुकाबले एक अच्छी छलांग कांग्रेस ने लगाई है। 99 सीटों पर कांग्रेस आ गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा और यूपी के अलावा अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, राजस्थान, जहां पर बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो उन राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहां पर प्रदर्शन में गिरावट आई है। क्या वजह, क्या कारण रहे? और कुछ ऐसे स्टेट्स भी रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर इंटैक्ट रहा, जैसे मध्य प्रदेश हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें जीती हैं। मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा में प्रचंड जीत है बीजेपी के पास। ये राज्य, आंध्र प्रदेश में चूंकि अलायंस टीडीपी के साथ है तो वहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन एनडीए का है। अगर आप नरेंद्र मोदी की 10 साल सरकार चलने के बाद से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन के आंकड़े को 291 के आसपास पाते हैं, यानी कि बहुमत से आगे है, तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। नज़रिया बदल जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार या बीजेपी 370 पार। हर पार्टी चुनाव के दौरान अपने एक नैरेटिव गढ़ती है लोगों के बीच जाने के लिए और अपने आंकड़े को बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिति को जो लोगों के बीच में मजबूत करने के लिए। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से ये तरीका भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर हमारे साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, चेक कर लो कहीं ऐसा ना ये हो कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में किया है या फिर तमिलनाडु में स्टालिन ने किया है। तो इन सभी दलों के जरिए जो इंडिया अलायंस है उसकी स्थिति आपको सामने दिख रही है। 234 सीटों के आसपास है, बहुमत से दूर है। और इंडिया अलायंस में कांग्रेस, जो कि उसकी अगुवाई कर रही है, उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम जब अपने साथी दलों की बैठक करेंगे और होने वाले कुछ और दलों के साथ बैठक करेंगे तो हम आपको बताएं कि हमारी रणनीति क्या है। अभी हम उसको खोलना नहीं चाहते हैं। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं क्योंकि अब हमारे साथ भुवन भास्कर जी जुड़ गए हैं तो मैं उन्हीं से शुरुआत कर लेता हूं। यूपी में ये परिणाम बिल्कुल पलट गए। पिछली बार के मुकाबले इस बार देखें तो समाजवादी पार्टी ने कमाल किया है और बीजेपी को एक तरह से बैक सीट पर ला दिया। आप क्या फैक्टर्स मानते हैं जो कांग्रेस का गठबंधन जो पिछले चुनावों में नहीं चल पाया था, इस बार काम कर गया? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया था पीडीए प्लस इंडिया का, उसके साथ उत्तर प्रदेश के युवा जुड़ गए, किसान जुड़ गए और मातृशक्ति जुड़ गई। जो वादे आदरणीय मोदी जी ने करे थे युवाओं से, किसानों से और मातृशक्ति से, वो वादे पूरे नहीं हुए। वो हमारे साथ आके खड़े हो गए, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इन युवाओं की लड़ाई को, चाहे परीक्षा लीक का मामला था, चाहे उनकी आत्महत्या का मामला था, उसके बाद किसानों का आय दुगनी की बात थी, किसानों के ऊपर जिस प्रकार 750 किसान मारे जाते हैं प्रदेश में, और टैनी का बेटा जिस प्रकार थार लेके अपनी धार दिखाने का काम करता है, वो हमारे साथ खड़े हो गए। मातृशक्ति की बात हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, मणिपुर को देश ने देखा। उसके बाद आपने बनारस, जो माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हवा निकल गई। हाथरस है, उज्जैन, उन्नाव है। इसके अलावा पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ, उसके बाद जो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा कि उसको टिकट देने का काम करती है। तो ये मातृशक्ति हमारे साथ खड़े हो गई। तो मैं कहना चाहता हूँ इसका, और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में और छोटे भाई की भूमिका में, वहाँ पर राहुल गांधी जी हैं। तो बड़े भाई और छोटे भाई जब मिल जाते हैं, परिवार मजबूत हो जाता है। नहीं, देखिए, ये स्थितियां आपको समझनी पड़ेंगी। 2017 में भी छोटे भाई बड़े भाई की जोड़ी थी, 2019 में बुआ भतीजे की जोड़ी थी, लेकिन वो कुछ कमाल नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई बीजेपी का। 2024 में स्थितियां थोड़ी बदली हैं और उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की राह को रोका है। राहुल गांधी भी अब मानते रहे हैं। लेकिन यह जो आपका अलायंस है वो आपके चलते है या फिर बीजेपी ने अपने कई कारण आने, कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है ना बीजेपी ने गलत किया, उसका जो चुनाव प्रबंधन था वो ठीक नहीं हुआ और बीजेपी को वहाँ थोड़ा सा गच्चा लगा, ओवर कॉन्फिडेंस में पार्टी आ गई थी, इसलिए वहाँ उसको नुकसान हुआ। देखिए, हम लोग पुराने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करते हैं। उस अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि देश, काल, समय और परिस्थिति के हिसाब से राजनीति बदल जाती है। आज आपने मुद्दे क्या उठाए? आज जो मुद्दे थे ज्वलंत उत्तर प्रदेश में, जो परीक्षाएं लीक हो रही थी और जो विद्यार्थी लीक होने के बाद अपनी सुसाइड कर थे, उस मुद्दे को पकड़ने का काम हमने करा। पीडीए जो नारा दिया था
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ लामबंद हो गया। उसके बाद मातृशक्ति आई, युवा आए और किसान आए और उन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश की फिजा बदल दी। ये बात मैं आपके जिम्मेदार चैनल में, जिम्मेदार एक नागरिक के नाते, पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से, जितना मेरा सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है 3 दशक का, उस आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ। एक रोहित, महाराष्ट्र वो ऐसा राज्य है जैसे कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पश्चिम बंगाल में। अखिलेश यादव के हिस्से में अच्छी खासी सीटें आ गई हैं आज की तारीख में, 34 सीटें जीरो के आसपास। महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन दोनों की जोड़ी कांग्रेस के साथ तिगड़ी जो बनाई है, उसके हक में ठीक ठाक निर्णय आ गया और बीजेपी की उम्मीद महाराष्ट्र में भी धूमिल पड़ी है। अरविंद जी, कारण महाराष्ट्र में आपको क्या दिखता है? 2 चीज़ें हैं। एक तो यही है कि ये लगा महाराष्ट्र के लोगों को कि शरद पवार और बाल ठाकरे की विरासत के साथ बीजेपी ने धोखा किया है, और उससे भी ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र का रिश्ता काफ़ी समय से बहुत सामान्य नहीं है पड़ोसी होने के चलते। तो एक वो स्वाभाविक रिएक्शन भी था कि गुजरातियों ने हमारे महाराष्ट्र के इसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दखल दिया। ख़ास तौर से मराठे इस चीज़ को नहीं मानते हैं गुजरातियों के लीडरशिप को, तो एक वो मसला भी है। और फिर यही कि बीजेपी ने पार्टियां तोड़ने से लेके सरकार बदलने गिराने तक में जिस किस्म के हथकंडे अपनाए, वो भी मुझे लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आया, उसका भी एक रिएक्शन है। तो इसलिए सारी ताकत हाथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब होने के साथ, और दोनों बड़ी पार्टियां तोड़ के आपने अपने मनचाहे लोग ले लिए, इसके बावजूद रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आया। और ये विधानसभा चुनाव के लिए भी वार्निंग है। तुरंत विधानसभा चुनाव इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें वो महाराष्ट्र भी भी है। वार्निंग है कि अगर अभी ये हवा है तो तब तक शायद चीज़ें और तेजी से बदलेंगी। बीजेपी वैसी पार्टी है जो तुरंत अपनी रणनीति बदलती है और चुनाव प्रबंधन उसका बहुत मजबूत माना जाता रहा है। जिन जगहों पर वो कमज़ोर होती है वहाँ भी घुस करके पूरी ताकत के साथ वो लड़ती भिड़ती है और अपनी स्थिति को मजबूत करती है। चाहे वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हो, पूरी ताकत से लड़ी और अपने परफॉर्मेंस को उसने बहुत अच्छा कर लिया। वैसे ही आप हैदराबाद के लोकल बॉडी इलेक्शन में जाकर के देखें तो बीजेपी जहां कहीं भी हारती है वहां फिर जाकर के पूरी ताकत से लड़ती है और एक ऐसी पार्टी है जिसने लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भरोसा दिखाया है लड़ने का, चुनाव लड़ने का, लोगों तक जाने का, पूरी ताकत से लड़ने का और जीतने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने का। इसलिए एक लंबे समय से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी बनी हुई है। अब भी आप देखिए तो उड़ीसा जैसा राज्य बीजेपी ने हासिल किया है, अरुणाचल में उसने अपने आप को रिटेन किया है। तो ये दोनों राज्य इन लोकसभा चुनाव के साथ ही चल रहे थे। जो 4 राज्य चले जिसमें सिक्किम भी था, अरुणाचल भी है और आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा है। तो उन 4 राज्यों में से आंध्र प्रदेश में एनडीए अलायंस, उड़ीसा में अकेले बीजेपी और अरुणाचल में उसने अपनी सरकार को रिटेन किया है। तो इधर लोगों की नज़र नहीं जा रही, जबकि 3 जगहों पर उसके पास कामयाबियां हैं, 3 राज्य उसके हिस्से में आए हैं और अब भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के पास बहुमत है। प्री पोल इलेक्शंस में जो आप अलायंस तैयार होता है, उस अलायंस के हिस्से जितनी सीटें आती हैं, बहुमत उसी के आधार पर तय होता है। राष्ट्रपति उसी को बुलाते हैं, नेता को, इसलिए नरेंद्र मोदी को ही राष्ट्रपति बुलाएंगे। इसी लिहाज से कैबिनेट की बैठक सुबह 11:30 बजे कल रखी गई है और नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। जाहिर है कि जो कुछ भी कहेंगे उस पर देश की नज़र है और बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में अगर इंडिया अलायंस है, उसकी कोई उम्मीद है तो सिर्फ इस बात पर है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इन दोनों को तोड़ सकता है क्या। और इन दोनों के रिश्ते नरेंद्र मोदी से बहुत ख़राब नहीं रहे हैं, ठीक रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के साथ हाल फिलहाल में अपने रिश्तों को ठीक किया है। नरेंद्र मोदी के साथ नेतृत्व का उनका जो नया कौशल है वो ये है कि अपने साथी दलों को अपने साथ आप जोड़ करके, उनको जमा करके आप रख पाएं। यह आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी सरकार चलाने के दौरान। लेकिन अभी उन्हीं की अगुवाई में एनडीए के पास बहुमत है। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि राणा सर ने बताया अभी, और ओडिशा का जिक्र हमने किया। ओडिशा जिक्र बोलते ही मतलब दिमाग में एकदम से आता था कि हाँ पटनायक, बीजू जनता दल, लेकिन एकदम से ऐसी चीज़ें पलट देना, और ऐसा भी नहीं है कि कोई सीरियस भ्रष्टाचार के, कोई करप्शन के एलिगेशन वहाँ पर हो, लेकिन विधानसभा में भी पटकनी दी और मतलब आप ये समझिए कि लोकसभा में तो क्लीन स्वीप भी कर दिया, 21 में से 19 सीटें ले गई बीजेपी। तो ये एकदम से इसको किस तरह से देखते हैं, क्या फैक्टर्स इसके पीछे? मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी और आरएसएस
वो कई वर्षों तक किसी क्षेत्र में जब काम करते हैं आदिवासियों के लिए, आप इसलिए देखें राष्ट्रपति बनाए जाने से राष्ट्रपति देखिए वोट तो लेने नहीं जाती हैं, लेकिन एक प्रतीकात्मक यदि कहें, कल भी राणा जी के साथ भी हम जब चर्चा कर रहे थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि उड़ीसा में और नवीन पटनायक के साथ अभी भी संबंध अच्छे थे। सर एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, फिर आप बात पूरी कीजिएगा। अब से कुछ देर में एक अपडेट आया है कि प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। वहां पर इंतजार हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता सब इस वक्त दिल्ली में बीजेपी हेड ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उनसे संवाद करेंगे। हर चुनाव के बाद, हर नतीजों के बाद प्रधानमंत्री इसी तरीके से बीजेपी ऑफिस जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं। फिर वो संवाद करने वाले हैं अब से कुछ देर में, अगले 5 से 10 मिनट में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी वहीं पर मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस में। क्या तैयारियां हैं पीएम मोदी के वेलकम को लेकर, वो आप रिपोर्ट जरा देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं ये बीजेपी मुख्यालय जो 6A DDU मार्ग पर है, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए यहाँ पर घोड़े की व्यवस्था की गई है। घोड़े पे सवार प्रधानमंत्री को अगुवाई करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और ढोल नगाड़े की भी व्यवस्था की गई है। ये यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, ढोल नगाड़े के ताल बजाए जा रहे हैं, झाल बरसाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आगे जाएंगे और जो बीजेपी का एक्सटेंशन ऑफिस है, एक्सटेंशन ऑफिस में उनका भरपूर स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के तमाम आला नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ आप देखिए सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवान को तैनात कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। आईटीओ से होते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का जो हेड क्वार्टर का एक्सटेंशन पार्ट है वहां जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 140 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक बार फिर हैट्रिक बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से मतदान किया और बीजेपी को सत्ता पर काबिज करने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसे लेकर के प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट थी मनोहर की और ये तस्वीरें हैं लाइव, यानी कि ये सीधी तस्वीरें हैं बीजेपी ऑफिस की। और मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं बीजेपी ऑफिस में। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आ गए हैं। अभी आपसे कुछ देर पहले आप फ्रेम में अमित शाह को देख रहे थे, राजनाथ सिंह को देख रहे थे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं और आप देखिए जैसा कि हमेशा होता है, कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर रहता है उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए। एग्जैक्टली आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। एक नई चुनौतियां हैं, कुछ नई चुनौतियां हैं, लेकिन नई चुनौतियों के बावजूद सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्लियर मेजॉरिटी है, 291 है बीजेपी के पास, एनडीए के पास 291 सीटों का बहुमत है, 272 मेडिकल फिगर है। आप देखिए यहाँ अभी भी विक्ट्री साइन यहाँ पर है, तो कार्यकर्ताओं के जोश में कमी नहीं है। वो जानते हैं कि एक सेफ पोजीशन में इस वक्त हैं और यहाँ पर जैसे हमेशा स्वागत होता है पीएम मोदी का, उसी तरीके से स्वागत है। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी क्या संवाद आज अपने कार्यकर्ताओं से करते हैं। नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे अपने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर से, तो हम सब सुनेंगे और फिर उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार जो बनाने जा रहे हैं उस सरकार को लेकर के वो उनकी अपनी राय क्या है और जो नया उनके पास जनमत है उस जनमत को किस तरीके से देख रहे हैं। पंकज जी, एक सवाल है, सवाल ये है कि दिल्ली जहां अभी हम बैठे हुए हैं, 7 सीटें लोकसभा की हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जेल से आए भी, फिर वापस जेल गए भी, लेकिन सातों के सातों बीजेपी ने जीती। दिल्ली का मूड जो होता है विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर बदलता रहता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बार जो है उम्मीद थी कि ये जो इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस और आप मिलकर 2 या 3 सीट्स पे हावी हो जाएंगे बीजेपी पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बीजेपी की बहुत शानदार विक्ट्री है दिल्ली में, और जिसके कारण जो है बीजेपी के जो फिगर्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। और इधर दिल्ली में भी कोई कम रह जाते फिगर्स तो बीजेपी को और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो इसलिए, और दिल्ली जो है एक तरह से देश की जो जनता है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, और रूलिंग पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिल्ली में जो निर्णय होता है
वो नेशनल लेवल पे भी कई बार इंडिकेशन उसका आता है। और इस बार भी है कि बीजेपी लेड सरकार बनने वाली है और जो है वो दिल्ली ने फिर से दिखा दिया है, ये ऐसा लगता तस्वीरें है। स्क्रीन पर सामने हैं, उल्लास की हैं, खुशी की हैं। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर बाद वो अपने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं या यूं कहीं कि देश को संबोधित करेंगे। और इस दौरान इस पूरे नतीजे को लेकर के एक चीज़ बहुत साफ हुई आलोक जी, कि ये जो ईवीएम का लेना देना था, रोना धोना था, ये सब खत्म हो गया। आलोक जी, मैं इससे जवाब आपसे लूँ। इससे पहले पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस से हैं। पंकज, ये सवाल मेरा आपसे ही है, ईवीएम को लेकर के अब कभी कोई शिकायत तो नहीं रहेगी? बिल्कुल शिकायत है, क्यों नहीं है। ईवीएम को लेकर कोई पार्टी, हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इस देश की जनता को संदेह है और इसीलिए एक मांग है कि भाई वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, आप चुनाव ईवीएम से कराइए, उन पर्चियों की गिनती करिए। आज भूपेश बघेल जी ने पूरा ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि जो ईवीएम के नंबर्स हैं गिनती के, वो बदले हुए हैं। अब ये बहुत बड़ा संदेह है। ये सारा कुछ होने के बाद ये रिजल्ट आया है। कहाँ और बदले हुए? देखिए, ये रिजल्ट जो है वो सीधे सीधे ब्रांड मोदी की हार है। ब्रांड मोदी की हार है। मोदी जी ने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मोदी, सिर्फ मोदी को जिताना है, मोदी को लाना है। और आज जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी है, पूरा ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक जो माहौल बनाया गया, और माफ करिएगा आप खुद 303 सीटें दे रहे थे राणा जी, और सारे लोग, अगर आप सोचिए जनता के जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे बात होती जो नहीं होने पाई मीडिया की ओर से, तो आज ये रिजल्ट क्या होता। ना महंगाई पर बात की, ना बेरोजगारी पर बात की, ना अग्निवीर पर बात की। सब लोगों ने कहा कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो बस ठीक है। इसके बावजूद ठीक है जनता पंकज, ने इस सब को आप तो बहुत नकारा है। सुलझे हुए उत्तर आदमी हैं। प्रदेश में 2-3 जैसी चीजें करारी हार दी गई है, जैसी करारी, जी बिल्कुल। ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बयान दिया। उसने कहा कि लंबे समय तक हमने इसकी तकनीक को जांचा परखा है, जाना समझा है और ये बिल्कुल दुरुस्त रास्ता है, इसमें कहीं कोई लोचा लफड़ा है ही नहीं, और उसको सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा ये है कि ईवीएम पर बार बार सवाल उठाने का मतलब ये होता है कि आपकी अभी की जो जीत है वो भी आपको संदेह के घेरे में डालती है, और राज्यों में जो जीत आप हासिल करते हैं वो भी आप संदेह के घेरे में उसको भी ले जाते हैं। तो एक जो प्रोसेस है लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के मत को जाहिर करने का और उसको इस तरह के आंकड़ों में तब्दील करने का, उससे आपकी नाइतफाकी है, इसका मतलब? राणा, अरे आप सुनिए, आप हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं माफी चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऐसी कोशिशें की और कहा, जैसे उसने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र, पंकज सिंबल लोडिंग, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पर पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी दफ्तर पर है। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जीत के बाद अपने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। और विपक्ष चाहे जितने भी सवाल करता हो, 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार के बाद तीसरी बार यूपीए सरकार में नहीं आ सका, लेकिन 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रहने के बाद से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के पास बहुमत है। यह नरेंद्र मोदी की कामयाबी है। यह ठीक है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो दावे किए थे उसके मुताबिक नतीजे नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार में वो रहें इस खातिर जनादेश उनके पास आया हुआ है। यह अलायंस चुनाव के बाद का नहीं है, प्री पोल अलायंस है, और इस अलायंस को नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हासिल था। लिहाजा यह गठबंधन हकदार है इस देश में सरकार बनाने का, और संविधान भी यही कहता है कि जिस भी गठबंधन या दल के पास सर्वाधिक सीटें होंगी उसको सबसे पहले बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए। बीजेपी हेडक्वार्टर्स, वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। विनोद तावड़े, पार्टी महासचिव। भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष जी का मंच पर जोरदार तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये चुनाव हमने सभी देश भर के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, ऐसे आदरणीय नड्डा जी को मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन यहां हम सब के समक्ष रखे। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विजय उत्सव पर मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक, कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार। और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला और देश के चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी हम इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों, एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं,
40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे, उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वोट शेयर बढ़े हैं, हमारे प्रदेशों में वोट का शेयर भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 2014 में यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि एक गरीब मां का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने थे और वो भारत की गुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों की दुख उसको उन्होंने आत्मसात किया था। वो जानते थे गरीबी क्या है, वो जानते थे कि गरीबों का नेतृत्व करने की क्या आवश्यकता है, वह जानते थे कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और मुझे याद है कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो आपने उस समय कहा था, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को, बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांवों को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और
किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा। कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में एक ही परिवार राज करने लायक है। यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोस निकाले, जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल करके वास्तविकता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी, एक बार नहीं अनेकों बार। ये विपक्ष का बौखलाहट बोलता है, ये विपक्ष की खिसियाहट बोलती है, ये विपक्ष का बारंबार हार देखने के कारण ये नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। और ये अवसरवादी गठबंधन यह जिस तरीके से काम करता रहा है, लोगों ने इसको बारंबार खारिज किया है और 2024 में भी इनको खारिज किया, यह भी हम सबको मालूम है। ये तीसरी बार हार का सामना कर रहे हैं और इसके कारण ये बौखला गए हैं। मेरी इनको सलाह है कि आप अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। समय आ गया है कि बारंबार आपको भारत की जनता क्यों आपको गिरा रही है, क्यों आपका साथ नहीं दे रही है, इसका आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गठबंधन एनडीए का मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा और देश को आगे ले जाएगा, इस बात का हम सबको विश्वास है। मैं यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो आप हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में एनडीए का एक एक कार्यकर्ता भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आपके नेतृत्व में उसको हम सपना को पूरा करेंगे और हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं इसके पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको ऐसे ऐतिहासिक मौके पर मार्गदर्शन मिले, मैं उससे पहले देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, समग्र एनडीए परिवार की ओर से और देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण करके, माला पहनाकर उनका स्वागत हम सब लोग करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं।